गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, एएसटी कैलकुलेशन में देखा था और वहां पर हमने इस नंबर ऑफ एएसटी अंडर इन 4 सेक्शन के हिसाब से किस तरीके से निकालते हैं ये देख लिया था। दूसरा, उनके बीच में मिनिमम मैक्सिमम स्पेसिंग किस तरीके से होती है ये देख लिया था। आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम ये देखने वाले हैं कि भैया जो ये एएसटी आपने गणना करी है उसका स्टेप नंबर 4 है चेक फॉर मैक्सिमम और मिनिमम एएसटी। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 हमारा है, उसमें हम पढ़ेंगे चेक फॉर मिनिमम एएसटी, मिनिमम न्यूनतम एएसटी। ठीक है, तो देखिए एएसटी की रिक्वायरमेंट हमको एक चीज तो ये पता है कि हम बेंडिंग मूवमेंट पर ऊपर निर्भर करेगी कितना 0.5 एफ सी के अपॉन में एफ वाई इंटू में 1 माइनस में अंडर रूट 1 माइनस 4.6 बेंडिंग मूवमेंट कमान एफ सी के बी डी का स्क्वायर बी गुणा में डी। ठीक है, अब भैया इस सरिये का मान, तो अगर बेंडिंग मूवमेंट काफी कम हो गया, काफी कम बेंडिंग मूवमेंट कैसे निकालते हैं, WL²/8। ठीक है, तो कम हो गया, जैसे लिंटल बीम वगैरह होती है उनमें बहुत कम होता है। तो अगर लिंटल बीम वगैरह है और उनमें बेंडिंग मूवमेंट बहुत कम है तो उस केस में जब बेंडिंग मूवमेंट बहुत कम होगा तो एएसटी की कैलकुलेशन भी काफी कम आ जाएगी। तो उस केस में हमको ये प्रोविजन रखना है कि कुछ भी हो जाए हमारा जो इस फॉर्मूले से एएसटी आए वो इस एएसटी मिनिमम से कम नहीं होगा। तो जो एएसटी मिनिमम है, मिनिमम एएसटी है, परसेंटेज में निकाल ले तो बी गुणा में डी, वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, 0.85 FY के। ठीक है, 0.85 FY। इस इक्वेशन को बराबर करके निकाल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं नॉट लेस देन। ठीक है, दोनों ही केसेस में ये सही है। क्यों? टू प्रिवेंट सडन फेलियर। बीम्स में सडन फेलियर अगर रोकना है आपको तो चाहे हमारा एएसटी कुछ भी आ जाए, परंतु अगर ये एएसटी मिनिमम से कम आ रहा है तो हम फिर मिनिमम एएसटी के हिसाब से नंबर ऑफ बार लगाते हैं। जैसे लिंटल बीम वगैरह होती है उनमें ये सब सारी प्रॉब्लम जरूर आती है क्योंकि उसमें स्पान बहुत कम होता है, क्योंकि डोर या विंडो के ऊपर ही तो जाती है उस केस में। तो लिंटल बीम जो होती है उनके इसमें हम ये वाली चीज आती है। ठीक है, तो उस केस में मिनिमम एएसटी लगाते हैं जिससे कि हमारे पास एकदम से ब्रिटल फेलियर ना हो, किस प्रकार का फेलियर हो, सडन फेलियर को रोकने के लिए काम आता है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये चेक आपको लगाना है जो भी हमारा एएसटी कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, एक चीज और है जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्या कि जो ये एएसटी का मान आता है, अब FY ग्रेड के हिसाब से परसेंटेज पीटी मिनिमम, पीटी मिनिमम का मतलब मिनिमम एएसटी का अगर मान निकाले तो 0.85। अगर मैं बात करूं FE 250 के लिए, तो FE 250 जब आप इसमें रखोगे 0.85 तो ये आएगा लगभग 0.34%। अगर FE 415 करेंगे तो ये मान कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना, 0.20%। और ये आएगा FE 500 का मान, जब यहाँ FE 500 ग्रेड रख देंगे तो ये वैल्यू आएगी कितनी, 0.17%। ठीक है, यानी इससे कम नहीं होना चाहिए। तो एक अंदाजा आपको लग गया। ऑन एन एवरेज एस्टिमेशन में हम एक चीज ये देखते हैं कि बीम में लिमिटिंग बैलेंस सेक्शन के लिए कितने सरिये की आवश्यकता होती है, लगभग 1% के करीब होती है। 0.96 0.76 आपने टेबल मैंने बनवाई थी, लिमिटिंग परसेंटेज ऑफ एएसटी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, मिनिमम है। तो मिनिमम FE 500 है तो 0.17% क्रॉस परसेंट किसका, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन बी गुणा में स्मॉल डी। ठीक है, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन का इससे कम आप नहीं लगाओगे। ठीक है, साथ ही एक और चीज है, चेक में हम कौन सा और चेक लगाते हैं, चेक फॉर मैक्सिमम एएसटी। ठीक है, तो मैक्सिमम एएसटी का मैक्सिमम एएसटी बीम के केस में कितना होता है, बीम के केस में ये हमारे पास होता है 4%। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है 4% ऑफ बी गुणा में डी, ग्रॉस एरिया ऑफ बीम। ये क्या लिखा है मैंने, ग्रॉस एरिया ऑफ बीम। तो जब हमारे पास मिनिमम एएसटी निकालते हैं तो ये कैसा एरिया है, इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव एरिया ऑफ बीम। ठीक है, पर जब हम मैक्सिमम एएसटी का चेक लगाते हैं तो 4% होता है। अगर इसको वैसे लिखे तो क्या लिख देंगे, परसेंट का मतलब 1/100, तो ये हो जाएगा 0.04 गुणा में बी गुणा में डी।
ठीक है, तो ये हमारा AST मैक्सिमम हो गया, ये हमारा AST मैक्सिमम हो गया। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो AST मैक्सिमम आपको समझ में आ गया कि इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। अब डबली बीम होती है, यानी कि जो बीम है सिंगली बीम, उसमें नीचे की साइड जो सरिया है वो 4% से ज़्यादा नहीं होगा। इससे ज़्यादा होगा तो कॉन्क्रीटिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी, प्लेसिंग ऑफ कॉन्क्रीटिंग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी, कंजस्टेड रेनिफोर्समेंट हो जाएगा। तो कंजेस्टेड रेनिफोर्समेंट ना हो, उसको रोकने के लिए मैक्सिमम, यानी जो भी हमारा इस फॉर्मूले से आए वो इससे तो ज़्यादा आए और इस अमाउंट से क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। ऑन एन एवरेज बैलेंस सेक्शन के हिसाब से 1% बहुत होता है, ठीक है। 4% तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन में जाता है जब हमारे पास स्पान ज़्यादा होता है, और वो है। अगर यहीं पर हमारे पास केस का ये किसके लिए, इन सिंगली बीम, सिंगली बीम, और डबली बीम के केस में ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, ठीक है। तो तीसरा मैं आपके पास एक चीज तो ये याद कर लिया आपने, एक हमारे पास ये हो गया, ये वाली चीज तो आपको मैंने समझाने के लिए बताई है बस, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आपको यहाँ लिख रहा हूँ, तीसरा पॉइंट मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, पहले ये उतार लेना, उसके नीचे ये इन डबली बीम। डबली बीम के केस में हम कॉलम वगैरह की बात नहीं कर रहे, कॉलम की कॉलम में करेंगे ना। डबली बीम के केस में हमारे पास AST दोनों साइड लगता है, यानी नीचे की साइड AST लगता है और ऊपर की साइड ASC लगता है। तो भैया ये भी 4% ऑफ टोटल ग्रॉस और ये भी 4, यानी टोटल 8% हो जाएगा, 8% ऑफ B गुणा D, ठीक है। तो डबली बीम के केस में मैक्सिमम रेनिफोर्समेंट 4% हो जाएगा टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया का, 4% टेंशन साइड की लिमिट, 4% ही कंप्रेशन साइड की लिमिट। सिंगली बीम है तो 4% ही होगा केवल, और इसका अंदाजा पता लग गया, लगभग FE 500 के लिए 0.17%, उसका लगभग डबल ये है, बीच का ये है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को कर सकते हो, तो इसको नोट डाउन कर दीजिए वीडियो को पॉज करके। तो ये हमारा AST से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बनते हैं बीम में, जिसमें स्पेसिंग्स, नंबर ऑफ बार्स, वर्टिकल और वो मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन बार, मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन बार, और अंडर इनफोर्स सेक्शन वाला फॉर्मूला, ये चीज आपको आ जानी चाहिए। इसके अलावा आपको इसमें और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो अपन अगले लेक्चर में देख लेंगे। यहाँ तक के लिए धन्यवाद, आगे की कहानी अपन आगे करेंगे। तो अब हमारे पास डिजाइन स्टेप हो गए हैं सिंगली बीम के, मेन रेनिफोर्समेंट लगाना। अभी पर डिजाइन पूरा नहीं हुआ सिंगली बीम का, अभी अगला चैप्टर जब हम पढ़ेंगे शियर रेनिफोर्समेंट, डेवलपमेंट लेंथ का चेक, बॉन्ड स्ट्रेसेस के चेक, वो सब चीज आएंगी तब जाके एक बीम बनती है। पर चैप्टर नंबर 1 की अगर बात करें तो LSM मेथड में हमको बीम समझ में आने लग गई, LSM मेथड में हमको बीम थोड़ी बहुत समझ में आने लगी, जिसके लिए हम उसकी डेप्थ कैलकुलेशन और उसमें कितना सरिया लगेगा, मेन सरिया वो पता, अब चूड़ी कितनी बनेगी, शियर स्ट्रूप वो देखेंगे। पर उससे पहले अपने पास एक कहानी और देख लेते हैं कि यही बीम आपको किस में और पढ़ानी है, मेरे को WSM मेथड में और पढ़ानी है, जिससे पैरेलल में हम गणनाएं कर सके, ठीक है। परंतु WSM में पढ़ने से पहले हमारे पास एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि LSM में आपको आ जाना चाहिए, प्रॉपर तरीके से LSM मेथड आपको आ जाना चाहिए और सारे तरह के क्वेश्चन। अब हम इतना ही सेक्शन अब बहुत जल्दी हो जाएगा, एक लेक्चर में ही हो जाएगा, आपको ऐसा नहीं कि इतने ही लेक्चर दोबारा देखने पड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट पर, और केवल इतना कि डेप्थ कैलकुलेशन और AST कैलकुलेशन करना हम सीख जाएं, किसमें, WSM मेथड में, ठीक है। तो वो मिलेंगे हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर पे। धन्यवाद।